वेलकम इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेटा, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना, उसकी क्रियाविधि, और नेफ्रॉन की क्रियाविधि को ही हमने पढ़ा था मूत्र निर्माण के रूप में। ठीक है, मूत्र निर्माण या नेफ्रॉन की क्रियाविधि, ये टॉपिक आपने लास्ट में पढ़ा था। तो देखिए बेटा, आपने पढ़ा था कि मूत्र जो निर्माण है, यूरिन फॉर्मेशन है, वो 3 चरणों में होता है। ऐसा आपने लिखा होगा, जो नहीं पढ़ पाए वो समझ लेना, 3 चरणों में। तो पहला जो चरण आपने पढ़ा वो चरण था रक्त का निस्यंदन। रक्त का निस्यंदन, ठीक है। तो रक्त के निस्यंदन में आपने क्या क्या लिखा, क्या क्या पढ़ा, वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, समझ लेना कि रक्त का निस्यंदन प्रारंभ कहां से हुआ। देखिए, मूत्र का निर्माण प्रारंभ होता है यकृत से ऑर्निथी चक्र के द्वारा। तो जब यकृत से ऑर्निथी चक्र के द्वारा मूत्र का निर्माण प्रारंभ हुआ तो रक्त कहां आ गया, किडनी, और किडनी के अंदर नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन उस तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पर नेफ्रॉन के अंदर, जैसे आपने कल पढ़ा था कि ये नेफ्रॉन है, और इस नेफ्रॉन के अंदर इस तरह की संरचना जिसे कहते हैं बॉमन संपुट। तो ये नलिका है अभिवाही ध्वनि, ठीक है, और इस अभिवाही ध्वनि के द्वारा रक्त आया, इसके द्वारा रक्त यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रक्त का निस्यंदन होता है, और रक्त निस्यंदन की क्रिया होती है बॉमन संपुट में। बॉमन संपुट, और बॉमन संपुट के अंदर रुधिर नलिकाओं का जाल है, जिन्हें कहते हैं केशिका गुच्छ। तो जैसे ही रुधिर अभिवाही ध्वनि के द्वारा, कौन सी ध्वनि, अभिवाही ध्वनि के द्वारा रक्त बॉमन संपुट में लाया जाता है, और यहाँ पर केशिका गुच्छ के द्वारा, इस पतली पतली रुधिर नलिकाओं के द्वारा यहाँ पर रक्त का निस्यंदन होता है। अब रक्त में देखिए जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है उसको रक्त से अलग करना आवश्यक है, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनको बिल्कुल अलग करना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ से जो आवश्यक पदार्थ है, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, खनिज लवण है, इनको इन नाइट्रोजन अवशिष्ट फिल्टर हो जाते हैं, और जो पदार्थ हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है वो पदार्थ अपवाही ध्वनि के द्वारा वापस चले जाते हैं, ठीक है। अब जो पदार्थ नाइट्रोजन छन गया, अब छनने के साथ मान लीजिए कोई आवश्यक पदार्थ इसमें चला गया हो, तो क्या करें, तो यहाँ तक का जो पोर्शन है वो तो आप इसमें लिखेंगे रक्त के निस्यंदन में, कि अभिवाही ध्वनि के द्वारा रक्त बॉमन संपुट में लाया जाता है, और बॉमन संपुट में केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस के द्वारा रक्त वाहिनिकाओं के द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, रक्त छनता है। रक्त छनते समय नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया अलग हो जाते हैं। बाकी जो ग्लूकोज है, खनिज लवण है, जो शरीर के आवश्यक एमिनो अम्ल है, ये अपवाही ध्वनि के द्वारा वापस हमारे शरीर के अंगों में चले जाते हैं। अब जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ छन गया, इसके साथ यदि कोई ग्लूकोज आवश्यक पदार्थ छन गया, तो उसके लिए हमारा यहाँ पर दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जिसे कहते हैं पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण, तो ये जो रक्त के निस्यंदन का काम तो कहां होगा, बॉमन संपुट और केशिका गुच्छ में, ठीक। अब ये पुनः अवशोषण का काम कहां होगा, वृक्क नलिकाओं में। वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषण का काम होता है। अब जो आवश्यक पदार्थ इस बॉमन संपुट से केशिका गुच्छ से इसमें चला गया, इसमें वृक्क नलिकाओं में चला गया, समीपस्फुट नलिका, हे नलिका, लूप, दूरस्फुट नलिका, इन नलिकाओं में यदि कोई आवश्यक पदार्थ चला गया तो वो पदार्थ का क्या हो जाता है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है, ताकि जो आवश्यक पदार्थ है वो बॉडी के अंदर काम आ जाए। लेकिन देखा होगा जैसे डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें ये रीअब्जॉर्प्शन का काम नहीं होता। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है, मधुमेह का रोगी है, और ग्लूकोज यदि इसमें चला गया और ज्यादा ही है वृक्क नलिकाओं में, तो वो रीअब्जॉर्प्शन का काम, पुनः अवशोषण का काम नहीं कर पाती है, और उसके मूत्र से ग्लूकोज निकलता है, ग्लाइकोसूरिया रोग हो जाता है। तो यहाँ पर वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। अब लास्ट में तीसरा चरण प्रारंभ होता है, उसे कहते हैं स्त्रवण, सेक्रेशन।
यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल अब जो आवश्यक पदार्थ छान लिया, छानने के बाद क्या बचा, टोटल अपशिष्ट पदार्थ। तो इस अपशिष्ट पदार्थ का संग्राहक नलिका के माध्यम से वृक्क से बाहर निष्कासित किया जाता है। अब ये जो वृक्क नलिकाएं हैं, मूत्र नलिका है, तंत्रिका कोशिका है, रक्त वाहिनियां वृक्क के जिस भाग से निकलती है और जाती है, प्रवेश करती है, उस खास भाग को कहते हैं हाइलम। तो अब जो पदार्थ निस्संदित हो गया, वो पदार्थ कहाँ जाएगा, हाइलम वाले भाग पर, वहां से मूत्र वाहिनी प्रारंभ हो जाती है और यह अपशिष्ट पदार्थ मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने मूत्र निर्माण 3 चरणों में पढ़ा और उस दिन आपके समझ में नहीं आया हो तो मैं समझता हूँ कि आज आप कंप्लीटली इसको समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक हम आज इसका जो लेते हैं वो मैं लेता हूँ कि वृक्क के अलावा कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नया टॉपिक देखिए आज, उत्सर्जन तंत्र में और कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन की भूमिका निभाते हैं। उत्सर्जन में प्रयुक्त और अंग, उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य अंग। तो देखो वृक्क के अलावा किडनी के अलावा, तो सबसे पहले की बात करें हम तो किसकी बात करूंगा मैं, त्वचा। ठीक है, दूसरी हम बात करें तो किसकी बात करें हम, फेफड़े। ठीक है, और यकृत। ठीक है, तो यदि हम मुख्य बात करें तो मानव में उत्सर्जन के अलावा, तो वृक्क के अलावा, वृक्क के अलावा हमारे फेफड़े, त्वचा, यकृत आदि भी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में मदद करते हैं। तो यदि हम बात करें सबसे पहले त्वचा, तो त्वचा में देखो सीवेशियस ग्लैंड पाई जाती है, जिसे कहते हैं पसीना ग्रंथि। सीवेशियस ग्लैंड्स पाई जाती है जो त्वचा से पसीने के साथ यानी हाइड्रोकार्बन, नमक, यूरिया, लैक्टिक एसिड आदि का पसीने के साथ यानी इसको निष्कासन होता है। पसीने में नमक, यूरिया और लैक्टिक ठीक है, स्टेरॉल और आदि कारक फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है और यकृत के द्वारा बिलीरुबिन और बिलीरुबिन। तो देखिए मानव में वृक्क के अलावा, लिख लो थोड़ा सा लिखा देता, मानव में वृक्क के अलावा त्वचा, फेफड़े तथा यकृत आदि के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है। उत्सर्जित किया जाता है। अब इसमें पहले डाल दो त्वचा, और इसमें लिखना त्वचा से तापमान नियमन के लिए पसीना निष्कासित होता है। पसीना निष्कासित होता है।
इस पसीने में नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि का सीबम के साथ उत्सर्जन होता है। आदि का सीबम के साथ उत्सर्जन होता है। दूसरा डालो, फेंको, इसको लिखने के लिए फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। नंबर 3 डाल देना, यकृत। इसमें यकृत के द्वारा विलीरुबिन, विटामिन तथा स्टेरॉइड आदि का निष्कासन होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ हम बात कर रहे थे उत्सर्जन में प्रयुक्त कौन से द्रव्य हैं। ये द्रव्य के अलावा भी हैं जो उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक आज के वीडियो में एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे कहेंगे जनन तंत्र। जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मानव में यदि हम बात करें, देखो जनन तंत्र, नए टॉपिक के साथ चल रहे हो। मानव में जनन तंत्र के आधार पर देखें तो मानव एक विकसित जीवों में आता है, लगभग जिसमें लैंगिक विरूपता पाई जाती है। यानी लैंगिक रूप से मानव में नर और मादा दोनों अलग होते हैं, जिसे कहते हैं लैंगिक विरूपता। यानी हम बाहरी अंगों के द्वारा ही पहचान कर सकते हैं कि ये नर है और ये मादा है। यानी मेल फीमेल की जो रूपता है ये हम आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, तो मानव एक सबसे विकसित जीवों में आता है जिनकी जटिलतम संरचना है, जिसमें लैंगिक विरूपता पाई जाती है, लैंगिक रूप से, जिसे हम कहते हैं, जिसके द्वारा नर और मादा। और मानव में लैंगिक जन्म होता है, और लैंगिक जन्म के लिए जनन तंत्र होना बहुत आवश्यक है। तो लैंगिक आधार पर हम देखें तो मानव में जनन तंत्र दो प्रकार का है। एक होता है नर जनन तंत्र और एक होता है मादा जनन तंत्र। ठीक है, लेकिन इसको जनन तंत्र को पढ़ने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे कि जनन तंत्र का प्रारंभ क्या है। जनन तंत्र को यदि हम देखें तो देखो, दोनों को यदि मैं एक लाइन में लूं तो नर और मादा दोनों की हम स्टडी करें तरीके से तो देखो कैसे कर पाएंगे। ध्यान दो, इसको पूरे को साफ और ऊपर से ले आओ।
समझना बेटा, जनन तंत्र के हम दो भाग करेंगे, ठीक है। एक नर जनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र, ठीक है। नर जनन तंत्र का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है प्राथमिक लैंगिक अंग वो है वृषण। क्या है? वृषण। ऐसे ही मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है अंडाशय। नर में वृषण, मादा में अंडाशय। अब इस वृषण में और इस अंडाशय, वृषण में निर्माण होता है शुक्राणु, ठीक है। अंडाशय में निर्माण होता है अंडाणु का, ठीक है। इसको कहते हैं नर युग्मक। इसको कहते हैं मादा युग्मक। और जब इन दोनों का संलयन होता है तो उसे कहते हैं निषेचन। और निषेचन से बनता है युग्मनज। और युग्मनज, युग्मनज का मतलब भ्रूण, और युग्मनज से आगे की संरचना बनती है मॉर्मूला। युग्मनज में क्या होगा? विदलन होगा। युग्मनज और युग्मनज से बाद की प्रक्रिया है विदलन, और विदलन के बाद मॉर्मूला, और मॉर्मूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन के बाद भ्रूण विकास, भ्रूण का विकास, भ्रूण विकास के बाद प्रसव, प्रसव के बाद नवजात शिशु, तो ये एक प्रक्रिया है। और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि यूनस किसे कहते हैं? युग्मनज। तो यहाँ कुछ परिभाषाएं निकलेंगी। प्रजनन की कुछ अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं का भी हम अध्ययन करेंगे। उन अवस्थाओं को कहेंगे हम क्या? युग्मन, जनन, निषेचन, विदलन, भ्रूण का रोपण और प्रसव। ये सब क्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। इसी के दौरान हम देखेंगे यौवन आरंभ, माहवारी, इनका अध्ययन भी हम करेंगे। और उसमें पढ़ेंगे यौवन आरंभ, माहवारी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसमें ही हम पढ़ेंगे एक टॉपिक रज्जु दर्शन और रज्जु नृत्य। इस टॉपिक में हम उससे
समझाने के लिए बताया है कि मानव में जो जनन तंत्र है उसके दो पार्ट पड़ेंगे, एक नरजनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र। नरजनन तंत्र हम अध्ययन करेंगे प्राथमिक लैंगिक वृषण का, मादा जनन तंत्र अध्ययन करेंगे अंडाशय का। वृषण से शुक्राणु निकलेंगे, अंडाशय से अंडाणु निकलेंगे, शुक्राणु को नरयुग्मक कहेंगे, अंडाणु को मादा युग्मक कहेंगे। नरयुग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को कहेंगे निषेचन। निषेचन से बनता है भ्रूण, युग्मज, और युग्मज में जो कोशिका विभाजन होता है तो उसे विदलन कहते हैं, और विदलन से जो भ्रूण है 2, 4, 8, 16 कोशिका हो जाता है तो उसे मोरुला कहते हैं। मोरुला के बाद इसमें कौरव बन जाती है जिसे ब्लास्टुला कहते हैं, फिर आगे विकास चालू हो जाता है, भ्रूण का विकास, प्रसव के बाद नवजात शिशु का जन्म होता है। तो इस तरह जनन तंत्र के माध्यम से हम यहाँ पढ़ पाते हैं कि किस प्रकार ये प्रक्रिया कंप्लीटली चलती है। और यहाँ पर कुछ जो परिभाषा है वो हमें पढ़नी है, यौवनारंभ, महावारी, रजो दर्शन और रजो निवृत्ति। तो यदि हम कहें मानव के अंदर यौवन आरंभ का मतलब क्या है? यौवन आरंभ का मतलब होता है किशोर अवस्था का प्रारंभ, जो नर और मादा दोनों में, लड़कियों में दोनों अवस्था अलग अलग होती है। तो मैं कुछ 2 लाइन लिखा दूं, आप इन 2 लाइनों को आप लिखें, फिर आगे हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें लिखिएगा, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर में नर युग्मक बनते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, मादा में मादा युग्मक बनते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। यह नरयुग्मक मादायुग्मक के मिलने की क्रिया, वही नरयुग्मक एवं शुक्राणु में मादायुग्मक अंडाणु मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। यौवनारंभ, एक लाइन लिख दो यौवनारंभ में। यौवनारंभ लिख दीजिएगा। नर तथा मादा में जनन अंगों का विकास प्रारंभ होना यौवन आरंभ कहलाता है। लड़कियों में 12 से 14 वर्ष,
लड़कियों में 12 से 14 वर्ष तथा लड़कों में 13 से 15 वर्ष में यौवन आरंभ होता है। यौवन आरंभ होता है। लैंगिक परिपक्वता 18 या 19 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, एक लाइन लिख देना महावारी। देखो क्या होता है कि जब अंड का निषेचन नहीं होता है ना, अंड के निषेचन होने पर, अंड का निषेचन नहीं होने पर लड़कियों में माहवारी प्रारंभ हो जाती है। अगला लिखना रजोदर्शन। रजोदर्शन देखना लिख देना। प्रथम माहवारी को रजोदर्शन कहते हैं। अंतिम माहवारी को रजोनिवृत्ति कहते हैं। बारह से 14 वर्ष और अंतिम है 45 से 50 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में यहाँ तक बताया। आगे हम जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे, तो जनन तंत्र का अध्ययन में आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल मैं आपको नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करूंगा।